जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी सामान्य हिंदी का 2025 का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 2026 में आने वाला है। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो देखो, इसका जो कोड है 302 HH, ये इसका कोड है और 2025 का सामान्य हिंदी का पेपर है। और देखो, कुछ पेपर ऐसे होते हैं, हर साल एक सेट ऐसा होता है जो अगले साल डिक्टो वही पेपर आपके अगले ईयर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर देखो दो आपको ये नोट पढ़ लेने हैं, दोनों नोट को पढ़ लेना है। प्रारंभ प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और प्रश्न पत्र में दो खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी के उत्तर देने हैं। तो ये खंड को आपको पढ़ याद कर लेना है। और यहाँ पर देखो आगे खंड क में देखो, खंड क में जो पहला प्रश्न होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी फर्स्ट भाग इसका देखो क। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला भाग है क कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, गोरखवाणी, और ऑप्शन बी है चारपद, और ऑप्शन सी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन डी है सत्यावती कथा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है खंड ख। तो खंड ख में क्या कहा है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन बी है आपका बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका खंड खंड गय में क्या कहा है, कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर है आपके अमृत राय, या फिर रामविलास शर्मा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, इसमें अमृत राय इसके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका खंड गह है कि शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए कहानी, या ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी जीवनी, या ऑप्शन डी क्या है आपका आत्मकथा। तो ये जो है एक क्या है आपका उपन्यास है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है। तो ललित निबंधकार है रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय, या फिर श्याम सुंदर दास। तो इसमें जो सही उत्तर होगा इसका कुबेर नाथ राय। ठीक, ललित निबंधकार कौन हो जाएगा, कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दो का क भाग है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। 1943, 1936, 1954 और 1963। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1936, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2026 के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ना मत इस पेपर को, और इसको अच्छी तरीके से करके चले जाना। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में ये पेपर आने वाला है 2026 में 18 फरवरी को। तो ऑप्शन ए क्या है, महाधूप के धान पल्लव, और ऑप्शन सी है संध्या गीत और या उर्वशी।
तो सब महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी होगी। बहुत ही आसान है। और अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। नंददास है, नंददास और छित स्वामी, भिखारीदास या सूरदास। तो इसमें देखो नंददास भी आपके अष्टछाप के कवि हैं और छित स्वामी भी और सूरदास भी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। ये भिखारी दास जो है आपके, ये जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक के प्रवर्त प्रवर्तक हैं। तो इसमें निराला, दिनकर, पंत, अज्ञे। तो तार सप्तक के जो प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक हो जाएंगे, तार सप्तक के प्रवर्तक हो जाएंगे अज्ञे। अज्ञे क्या हो जाएंगे? तार सप्तक के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा के कवि हैं रशखान, रहीम, जायसी, नानक। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसमें जायसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाती है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 तक जो पूछे जाएंगे आपके बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर के आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गद्यांश मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलता है पद्यांश। और देखो टोटल कितने नंबर में पूछा जाता है, टोटल कितने नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, आता है आपका पूरे 10 नंबर में। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। और दो यानी प्रत्येक यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 10 नंबर में, टोटल 10 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें गद्यांश देखो, गद्यांश क्या दिया है, गद्यांश है, गद्यांश क्या दिया है इसको ध्यान से पढ़ना है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र, राष्ट्र की कल्पना असंभव असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक, ये हमको गद्यांश दिया है। और देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 यानी हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। और देखो 2 नंबर का एक हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो इसमें जब गद्यांश को अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ध्यान से देखा हो, पढ़ा होगा, उसमें एक हर किसी चैप्टर में एक शब्द जो है कॉमन होता है। ठीक है, उसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा ये किस चैप्टर से आया है। तो यहाँ पर देखो आपको कहीं पर बार बार इसमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, राष्ट्र का। और यहाँ पर देखो राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप नामक इसमें शीर्षक से पाठ से लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए इसके लेखक भी कौन है। तो लेखक जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो कब असंभव है, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ भी है और इन सभी के हमने आंसर भी लिख रखे हैं। नंबर 3 का फर्स्ट भाग तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बता दिया, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक जो है राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यहाँ पर है कि जब पृथ्वी हो परंतु उस पर निवास करने वाले मनुष्य या जन न हो। ठीक है, तब जो है आपकी राष्ट्र की कल्पना असंभव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमको, पृथ्वी और जन दोनों का सम्मिलन ही राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है वही वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही आपको हम पेपर लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, और हम 5 से 6 पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे। इन्हीं पेपरों में से कोई एक पेपर आपके
बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलने वाला है और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके चले जाना। नेक्स्ट है इसका चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी मनुष्य जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यहाँ पर देखो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर है कि जन की उपस्थिति उसे केवल एक भौगोलिक पिंड से ऊपर उठाकर माता का दर्जा देती है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में व्याख्या करनी है। व्याख्या कैसे करोगे कि लेखक के अनुसार, देखो अगर ये आपसे गद्यांश पूछा जाएगा तो क्या लिखना है आपको, लेखक के अनुसार। अगर आपसे पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हो तो उसमें लिखोगे कवि के अनुसार। तो यहाँ पर लेखक के अनुसार पृथ्वी और उसके निवासियों के बीच का संबंध केवल भौगोलिक या भौतिक नहीं है, बल्कि अत्यंत भावुक और आत्मीय, जिस पर एक माता अपनी संतान को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है, और उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न, जल और आश्रय का मतलब घर, ठीक है, जमीन, और प्रदान करती है, और इसलिए पृथ्वी वास्तव में माता के समान पूजनीय है और उस पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य उसका पुत्र है, और इस पुत्रवत भाव के उदय होने पर राष्ट्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना जागृत जागृत होती है। ये क्या हो गए, इसकी व्याख्या इस तरीके से करके चले आना। आपको पूरे 2 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलेंगे, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक इस तरीके से अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ गए। अब देखो अथवा में भी आपको एक और क्वेश्चन इसमें आपको, यहाँ पर देखो एक तो हमने गद्यांश ये कर लिया। नेक्स्ट गद्यांश अगर ये आपसे नहीं आता है करना तो नेक्स्ट गद्यांश भी आपको मिलेगा अथवा में, दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो दोनों में से एक करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो गद्यांश दिया है वो गद्यांश क्या है आपका, कि नए नए मुहावरे एवं नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाव ये भाषा और आधुनिकता लाना है। और दूसरे शब्दों में ये हमको क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, गद्यांश दिया है। तो दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। ये हमको क्या दिया है, गद्यांश दिया है। अब इस गद्यांश के भी आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा और टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के हमने आंसर तैयार कर रखे हैं और सभी को हमने पहले से ही लिख लिया है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर किधर गए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा कि नए शब्द। ठीक है, इस तरीके से आपको संकेत लिख लेना है जिससे एग्जामिनर को पता रहे कि आपने कौन से गद्यांश का आंसर दे रहे हैं। ठीक, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो इसमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। तो ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, संदर्भ इस तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखो व्याख्या में क्या करना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी गद्यांश में जहां पर अंडरलाइन की गई हो उस उतने भाग का आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पर भाषा का विकास केवल नए शब्दों को बनाने से नहीं होता, बल्कि उन शब्दों को व्यवहार में लाना और नई शैलियों को अपनाना आवश्यक है। ये क्या हो गया इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि भाषा में आधुनिकता नए शब्दों और नए मुहावरों और एवं नए रीतियों के प्रयोग द्वारा भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करने से नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से देखो
आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करके आ गए तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। बस इस तरीके से करके आ जाना और आप भी 100 में 100 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर लिखा है, केवल नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। भाषा को विकसित करने के लिए उन शब्दों का व्यवहार में आना और नए प्रयोगों द्वारा अपनाना ज़रूरी होता है। ठीक, 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन-किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर प्रकाश जो हमने देखो एक बिंदु लिखा हुआ है, इसका एक बिंदु लिखा हुआ है, बाकी होमवर्क है, आपको ध्यान से ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। दिमाग लगाना किस तरीके से आपको इसमें करना है और किन किन बिंदुओं पर। बिंदु हमने एक लिया है कि भाषा में आधुनिकता केवल नए शब्दों से नहीं बल्कि उनके प्रयोगों से आती है, ठीक। ये हमने एक पॉइंट ये लिख लिया। इसमें हमको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ होगा आपको गद्यांश, क्या दिया हुआ होगा गद्यांश। तो ये पद्यांश दिया हुआ होगा, इसमें से किसी एक का सही उत्तर लिखना है, अथवा में एक और दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमको पद्यांश क्या दिया है कि तुम मांसहीन और तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, और तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असर आसार भव्य शून्य लीन और आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये हमको पद्यांश दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी हर एक पद्यांश के 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा, टोटल 10 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। तो और प्रत्येक का उत्तर देखो, अगर आपने 4 के 5 क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 3 है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है और कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है, गांधी जी का जीवन किसका आधार है, ठीक है। यहाँ पर ये दुआ दिया है। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो पहले संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। आप पद्यांश को सॉल्व करेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है, ठीक है। और सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित बापू के कृति नामक कविता से उद्गृत है, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है हमको व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं। तो देखो कैसे करना है और क्या लिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है कि कवि पंत की महात्मा जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते हैं, कवि पंत जी यानी जो है सुमित्रानंद पंत, ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे बापू, आप शरीर से अत्यंत दुर्बल और मांसहीन और रक्तहीन दिखाई देते हो, यानी दुबले पतले, मांस भी कम और उनके अंदर खून की कमी, ठीक है, इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। और जैसे हड्डियों का केवल एक ढांचा मात्र हो, परंतु वास्तव में आप वह शुद्ध और प्र प्रबुद्ध है जो आत्मा है जो आत्मा है जो शाश्वत शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण है और आप में प्राचीनता और नवीनता का अद्भुत संगम है, ठीक। ये हो गई क्या रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमको, यानी कवि का आशय बताना है। तो कवि का आशय क्या है, कवि का आशय यह है कि गांधी जी का शरीर भले ही भौतिक रूप से दुर्बल था, किंतु उनकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली और महान थी। वे सत्य और अहिंसा के प्रति थे, ठीक। ये हो गया आशय। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या
क्या आंसर है इसका कि महात्मा महात्मा गांधी बापू यानी गांधी जी को बापू भी कहते थे कि अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था कि ढांचा किसको कहा गया है, तो महात्मा गांधी जी को कहा गया है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर है कि गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है गांधी जी का जीवन भविष्य की नवीन संस्कृति और सभ्यता सभ्यता का आधार है, जिस पर एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। ठीक। तो देखो अब इसमें अथवा का कोर्स यानी अथवा वाले पद्यांश को देख लो। अथवा वाले पद्यांश में क्या है कि संपन्न लोग सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से यह जीवन उत्सर्ग, और इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, और तुम ही से फैलेगी यह बेल, और विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलों सुंदर खेल। ठीक, ये क्या है आपका पद्यांश है। तो देखो इसमें ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, हमने एक आपको करवा दिया है। तो इसमें इस पद्यांश को खुद से सॉल्व करना है। ठीक। अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करके बता देना। हम एक वीडियो में केवल व्याख्या वाले यानी पद्यांश और गद्यांश को ही सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। तो इस बार आने वाला है। ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर में 5 में पूछा जाता है जीवन परिचय। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, जीवन परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, अधिकतम शब्द सीमा 80 है। और देखो यहाँ पर तीन आपको क्या दिए गए होंगे, लेखक के परिचय लिखने को दिए होंगे। इनमें से कोई एक करना है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, और वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इनमें से कोई एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय लिख देना है, और हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद होंगे, ये कोई लिखवानी थोड़ी है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है वो गद्यांश की व्याख्या हो गई, या फिर पद्यांश की व्याख्या हो गई, इस तरीके से, या फिर आपको देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक, वो करवाना जरूरी होता है। और जीवन परिचय तो आपको याद ही होंगे, तो इनको अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो खंड होंगे। ठीक है, खंड क में क्या है, लेखक के जीवन परिचय पूछे जाते हैं, और खंड ख में जो पूछे जाएंगे वो कवि के जीवन परिचय लिखने होंगे, कवि के साहित्य परिचय लिखोगे। और देखो ये जो है आपका जीवन परिचय लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे, और उसकी आपको रचना भी लिख दोगे। यानी देखो कवि की कृति होती हैं और लेखक की रचना, ये इस तरीके से लिखोगे। तो कृति लिखोगे 2 नंबर मिल जाएंगे, और इसमें साहित्यिक परिचय लिखोगे तो 3 नंबर, टोटल 5 नंबर में। टोटल कितने नंबर में आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक। और देखो इसमें 3 दिए गए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और जयशंकर प्रसाद सच्चिदानंद ये हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको इनमें से इन तीनों को याद कर लेना। ठीक है, ये आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में यहीं से आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये भी आपका 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 80। और अथवा में अगर ये भी आपको नहीं याद है तो अथवा में मिलेगा, में मिलेगा बहादुर और लाठी के कथानक, और स्मर प्रकाश डालिए, इस तरीके से। यानी अब अपने शब्दों में ये लिखना है, और अधिकतम शब्द सीमा 80 होगी। ठीक है, इन चारों में से कोई एक तो आपको याद ही होगा। देखो पंचलाइट तो हर किसी को याद ही होगी, पंचलाइट और बहादुर, इसमें से आप कोई एक याद कर लेना, चार भी ना याद करो तो कोई एक याद करके चले जाना।
और इन दोनों में से कोई एक आपका 100% आ जाएगा। और ये आपको जिनको याद है, दोनों याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई इनको ज़रूर याद कर लेना, पंचलाइट और बहादुर इनमें से कोई एक आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाली है और 5 नंबर सीधे पक्के करा देगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपके किस जिला वाइज, ये जो है आपका जिला वाइज करना होता है क्वेश्चन। आप आपके जिले के अकॉर्डिंग जैसे अब यहाँ पर देखो ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा लिखिए, ठीक है, कथा वस्तु लिखिए और मुक्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए, ठीक है। तो ये किसी आपके एक जिले में पूछा जाएगा और फिर उसके बाद है बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करना होगा। रश्मि रथी के नायक जीवन का चरित्र चित्रण लिखिए, ठीक है, इस तरीके से जो आपके जिले में आता हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये करना पड़ेगा। और कितने नंबर का है? 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का, ठीक है। तो ये कर लेना जो आपके इसमें जिले में पूछा जाता है उस हिसाब से करना है। अब अगला क्वेश्चन है, अभी देखो इसमें ये रहे त्यागपति है और श्रवण कुमार हुआ, सत्य की जीत और उसके बाद है, ठीक, ये रहे। तो इनमें से आपको कोई एक कर लेना है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट क भाग क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी के हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें देखो हमको क्या लिखना है, संदर्भ, और ये यहाँ पर हमको क्या दिया है, गद्यांश दिया है, ठीक है। ये क्या है, गद्यांश दिया है, इसमें इसका हिंदी में अनुवाद करना है और इसमें इसका संदर्भ लिखना है। और अथवा में भी आपको दिया हुआ होगा, अगर आपसे ये नहीं होता है तो ये कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो संदर्भ कैसे लिखोगे, संस्कृत के क्वेश्चन में कैसे लिखोगे कि ये संदर्भ है आपका, देखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जागत कथा पाठ के जा उलूक जात कम खंड से उद्गिरत है, ठीक, ये हो गया। ये हमारा क्या है, देखो जागत कथा से है और पाठ क्या है हमारा ये, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको इसमें हिंदी में इसका अनुवाद करना है, तो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको अनुवाद कैसे करना है, अनुवाद होगा इसका, तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पंछी ने 3 बार सुनाया यानी घोषणा की, तब एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहरो, जब राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा। कैसा होगा? अब इसमें देखो आगे क्या है कि इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब गर्म कड़ाही में डाल ले गए और तीनों साथ जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। और गद्यांश दिया है, ये गद्यांश है और इसमें देखो इसकी भी हमको क्या करना है, संदर्भ भी लिखना है और इसमें इसकी भी ये इसमें इसका भी अनुवाद करना है, ठीक है। तो इसमें अनुवाद कर लेते हैं और इसका अनुवाद यहाँ से है अथवा, ठीक है। तो अथवा में यह है, अब संदर्भ कैसे लिखोगी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत दीर्घदर्शिका के आत्मयज्ञ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्गिरत है, ठीक, ये हो गया इसका गद्यांश। अब इसमें क्या करना है, इसका अनुवाद करना है हिंदी में। तो अनुवाद देख लो यहाँ पर कर रखा है और किस तरीके से करना है कि याज्ञवल्क्य बोले, अरि मैत्रेय पत्नी को मैत्रेय पत्नी को बोले कि पत्नी पति पति की कामना इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, पति को अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरि न ही पति को, ठीक है, अरि न ही पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, वर्ण वर्णन अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है, ठीक। अरि
पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन है, प्रिय नहीं होते नहीं होते हैं, और वर्णन अपनी कामना के लिए एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। ठीक इस तरीके से ये इसका हो गया क्या अनुवाद। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का खंड ख, दो खंड होंगे तो खंड ख में क्या है, देखो यहाँ पर आपको श्लोक दिए गए होंगे, इन श्लोकों में से इनका भी क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। तो ये आपके होमवर्क है, इनको आपको करना है, इनका अनुवाद खुद से करोगे। ठीक ये आज का होमवर्क है, और ये कितने नंबर का, 5 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर संदर्भ के मिलेंगे और 3 नंबर मिलेंगे किसके, अनुवाद करने के। ठीक कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर किसी पेपर में ये आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और 2026 आपके 18 फरवरी को ये आने वाले हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं स्टार्ट, अक्सर यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। तो इसमें देखो करना क्या होता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें 4 इसमें हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों में से किसी एक का हम इसमें किसी एक का अर्थ लिखना है। तो किसी एक का अर्थ लिखोगे तो इसमें अर्थ भी लिखना है और उसके वाक्य में प्रयोग भी करना है। और कितने नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का ये आपका आने वाला है। तो हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, और या फिर मिट्टी में लिखना, मिट्टी में मिलाना, और 9 2 11 होना है। किसी एक का आपको यहाँ पर अर्थ भी लिखना है और इसमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 का क भाग में हमने इसका आंसर दिया है, और देखो हमको कोई एक करना है। तो क भाग का अर्थ है कि बिना किसी ठोस आधार के व्यर्थ व्यर्थ की बातें करना, या ऐसी कोशिश करना जिसका कोई परिणाम न हो। ठीक, हवा में तलवार चलाना का अर्थ है कि बिना किसी ठोस आधार के व्यर्थ की बातें करना, या ऐसी कोई कोशिश करना जिसका कोई परिणाम न हो। और देखो वाक्य में प्रयोग क्या होगा, वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि बिना तैयारी के परीक्षा पास करने की बातें करना हवा में तलवार चलाने जैसा है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे सोचते होंगे कि हम तो 10 दिन में ही 90% नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हवा में तलवार चलाना ही है। ठीक है, तो देखो 90% नंबर लाने के लिए सालों पूरे साल मेहनत करनी होती है, जब जा करके 90% नंबर आते हैं। ऐसा नहीं है 10 दिन पढ़े बस आपके 90% नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीके से हवा में तलवार चलाना ही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी अभिराम और अभिराम। तो अभिराम और अभिराम जो होगा इसमें देखो ऑप्शन क्या है, एक लगातार और रुचिकर, और ऑप्शन बी है बिना रुके और सुंदर, और अनवरत और कठिन, या फिर आपका गतिशील और सुगमन। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, बताओ इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। और इसमें देखो विहंग और पंछी और बालक, पंछी तोता, पंछी और आकाश और पंछी, इसमें इनका अर्थ लिखना है। ठीक है, और देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अभिराम और अभिराम ये आपका हर साल पेपर में देखने को मिलता है, और विहंग ये बेहग और विहंग ये भी आपका हर साल पेपर में आता है। देखो 2026 18 फरवरी को ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। इनका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का खंड ख। तो खंड ख में क्या पूछा है जाएगा आपसे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, यानी एक के दो अर्थ लिखने हैं। पूत, कनक, अंबर, जलद, इन चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है।
तो देखो 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है? 2 अर्थ लिख दोगे तो 2 नंबर, 1 अर्थ लिखोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो हम कनक का लिख लेते हैं, तो कनक का जो अर्थ होगा, कनक का एक अर्थ तो होता है देखो सोना, क्या होता है? सोना। और एक होता है धतूरा, क्या होता है? धतूरा, ठीक है? यहाँ पर क्या है? धतूरा। एक अर्थ क्या होगा? सोना, एक अर्थ हो जाएगा धतूरा, ठीक? 2 नंबर, आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। इस तरीके से अंबर है और अंबर, जलद, पूत, इनके आपको देखो कुछ आपको अर्थ भी याद होने चाहिए, ठीक है? तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें गय भाग, क्वेश्चन नंबर 10 का गय भाग है क्या? निम्नलिखित वाक्यांशों के एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है? इसमें सही चयन करना है। तो इसमें फर्स्ट पूछा है, वेतन लिए काम करने वाला, बिना वेतन लिए काम करने वाला कौन होता है? अवैतनिक, ठीक है? अवैतनिक हो जाएगा। और नेक्स्ट सेकंड भाग है कि प्रिय बोलने वाली क्या हो जाएगी? प्रिय बोलने वाली हो जाएगी, ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? प्रिय बोलने वाली हो जाएगी इसके ऑप्शन बी प्रियांशा, ठीक? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसका ही गय भाग, इसमें गय गय हो गया, गय भाग देखो, गय भाग में क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है? 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसमें शुद्ध करना है किन्हीं 2 को। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, या फिर सीता घर जाता है, या फिर पुस्तक मेज में रखी है, और फिर गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए हैं। तो इसमें से देखो बहुत ही आसान होते हैं, अगर आप इन पे दिमाग लगाओगे तो आसानी से कर दोगे। 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट है, क्या है? शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। तो आपको पता होना चाहिए विद्वान कब लगाते हैं? विद्वान लगाते हैं लड़के के लिए, ठीक है? मेल के लिए। और आप अगर फीमेल है तो उसमें क्या लगाएंगे? विद्वासी, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है सीता घर जाता है। तो सीता क्या है? लड़की है, तो जाता नहीं आएगा, क्या आएगा? सीता, सीता घर जाती है, जाती है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है? 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे है पुस्तक में मेज रखी, पुस्तक मेज में रखी है, पुस्तक मेज में रखी है। तो इसमें देखो पुस्तक जो है मेज में थोड़ी, पुस्तक होगी मेज पर, तो ये क्या हो जाएगा? लिखोगे पुस्तक, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो इन देखो 3 तो हमने ही करवा दिए, ठीक है? और करने क्या है आपको? किन्हीं इसमें से 2 का सही उत्तर लिखना है, तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक? इस तरीके से करोगे तो आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या करना होगा कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 में, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक और प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबका आचरण के विकास के ये साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने जितने कर्म हैं, आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उन सबको आचरण के संगठनकर्ता संगठना संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा, चाहे कोई जितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, ठीक है? वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि ये कह सकता कि यो ही करो, ठीक है? यो ही यही करो, और किसी तरह नहीं आचरण आचरण की सभ्यता प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बताता।
अब यहाँ पर देखो ये हमको एक गद्यांश दिया हुआ होगा, इसमें क, ख, ग ये 3 आंसर आपको देने होंगे इन 3 क्वेश्चनों के। इन तीनों क्वेश्चनों के आपके आंसर देने होंगे और कितने नंबर का 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है? और अथवा में भी आपको मिलेगा, अथवा में देखो अगर आप एक का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसमें इसका दे देना, इसमें देखो किस तरीके से इसका आंसर होगा। और ये हमको क्या दिया है, एक पद्यांश दिया है, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्म, ये कर्म है और धर्म और उदारता उच्च कर्मों के विद्वान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे ही फल स्वरूप लगते हैं और अत्याचार का दमन और कलेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोको लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है, ठीक है? तो यहाँ पर ये इसके यहाँ पर इसमें इसके भी 3 क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको और ये भी आपका 5 ही नंबर में पूछेगा। पूरे नंबर 5 में ही पूछेगा, ठीक है? अथवा में देगा, ठीक है? दोनों के अंक आपको समान मिलने वाले हैं, ठीक? ये हो गया। तो इसमें जब इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से इसके उत्तर दे दोगे, ठीक? ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में का भाग है कि हास्य रस एवं वीर रस का हास्य रस एवं वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो देखो 2 नंबर में ये आपका आने वाला है और ख में श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि सोरठा और चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें हम आपको एक प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं। सोरठा हुआ, ये अलंकार हुए, छंद हुए और रस हुए। ये इन तीनों की एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है? 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर देखो हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनको करवाएँगे जो आपके बार-बार रिपीट होते हैं और उदाहरण तो बिल्कुल ऐसे करवाएँगे ईज़ी से ईज़ी और आसानी से आप उनको याद भी कर लो, ठीक है? हास्य रस का मतलब है जिसमें हँसी का भाव हो, वीर रस का मतलब है वीरता का इसमें भाव हो, ठीक है? इस तरीके से इसका आंसर कर लेना, याद है अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये हो गया क्वेश्चन नंबर अब 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। एक क्वेश्चन नंबर 13 में जो है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कितने नंबर का है? 6 नंबर में आपका पूछा जाएगा। इसमें क्या करना है? अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थायी निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए और या फिर ये भी नहीं आता आपको तो नेक्स्ट है कि स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के निकट निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है एक पत्र आपको लिखना पड़ेगा और इसके 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 14 ही क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है? निबंध लिखिए। तो यहाँ पर निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो 5 आपको मिलेंगे, ठीक है? 5 किसी 5 में से आपको क्या करना है? 1 को लिखना है और कै नंबर में देखो सबसे ज़्यादा नंबर यहीं पर मिलते हैं, सिर्फ़ 1 क्वेश्चन से ही 9 नंबर मिल जाएँगे। तो इसमें आपको निबंध लिखना है और 9 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखो, ये आपके सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2026 के लिए, इनको आपको अच्छे तरीके से इनको पढ़ के चले जाना है, ठीक है? तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काकोरी एक्शन डे का महत्व और आधुनिक जीवन में विसंगतियाँ या फिर महिला सशक्तिकरण और वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर इनको आप अच्छी तरीके से करके चले गए तो आप भी इसमें आसानी से 100 में 100 नंबर पेपर में ला सकते हो। और यहाँ पर देखो
ये जो पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक? मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।